आज की चर्चा का विषय है मानव स्वास्थ्य और रोग। बिल्कुल। हमारे पास जीव विज्ञान की एक किताब के कुछ अंश हैं जो स्वास्थ्य की परिभाषा से लेकर बीमारियों के प्रकार और सबसे दिलचस्प हमारा शरीर इन बीमारियों से लड़ता कैसे है इस पर रोशनी डालते हैं। आमतौर पर जब हम सेहत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस यही आता है कि बीमार ना होना। सही बात है। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन इन स्रोतों से 3 बड़ी बातें समझना है। पहली, कि सेहत की असली और मॉडर्न परिभाषा क्या है। ठीक है। दूसरी, हमारा शरीर बाहरी हमलावरों से खुद को बचाता कैसे है। और तीसरी, इस पूरी लड़ाई में हमारा अपना लाइफस्टाइल, हमारी आदतें, वो क्या रोल निभाती हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही पुराने आइडिया से करते हैं जिसका जिक्र स्रोतों में है। इसे अच्छे तरल या गुड ह्यूमर की परिकल्पना कहा गया है। मतलब पुराने जमाने में यूनान के हिपोक्रेट्स और भारत के आयुर्वेद सिस्टम का भी मानना था कि शरीर में कुछ खास तरह के तरल पदार्थ होते हैं और जब तक उनका संतुलन बना रहता है इंसान स्वस्थ रहता है। अच्छा। और ये सिर्फ सेहत तक ही सीमित नहीं था। ये भी माना जाता था कि जिन लोगों में काला पित्त यानी ब्लैक बाइल ज्यादा होता है उनका मिजाज गर्म होता है और उन्हें बुखार आता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है आज। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि आज हमारे पास इसे गलत साबित करने के लिए सबूत हैं। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों में विलियम हार्वे का जिक्र है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। हाँ। उन्होंने थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि तथाकथित काले पित्त वाले लोगों का बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये सिर्फ एक पुराना ख्याल नहीं था, ये विज्ञान के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मतलब पहली बार अंदाजे की जगह सबूत ने ले ली। बिल्कुल सही। और इसी सबूत के रास्ते पर चलकर बायोलॉजी ने बाद में एक और क्रांतिकारी खोज की। पता चला कि हमारा दिमागी सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम और हमारा हार्मोन बनाने वाला एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम पर यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत पर सीधा असर डालते हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, ये सब सीधे तौर पर हमारी सेहत से जुड़ी हैं? हाँ, ये उसी माइंड बॉडी कनेक्शन का वैज्ञानिक सबूत था जो आज भी मॉडर्न मेडिसिन के लिए बहुत जरूरी है। अरे वाह! इसीलिए आज स्वास्थ्य की परिभाषा सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है। स्रोत इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से ठीक होने की अवस्था बताते हैं। और इसका असर सिर्फ व्यक्ति पर नहीं पड़ता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जिससे देश की आर्थिक तरक्की भी होती है। 3 बड़ी चीजें प्रभावित करती हैं। हाँ, पहली है जेनेटिक बीमारियां, मतलब वो कमजोरियां जो हमें जन्म से ही अपने माता पिता से मिलती हैं। दूसरा है इन्फेक्शन यानी बाहरी कीटाणुओं का हमला। और तीसरा जो शायद हमारे कंट्रोल में सबसे ज्यादा है वो है हमारी जीवन शैली। हमारा खाना पीना, आराम, एक्सरसाइज। हाँ, हमारे अच्छी बुरी आदतें, ये सब हमारी सेहत की नींव बनाती हैं। तो अगर हमारी सेहत पर हमारी जीवन शैली का इतना बड़ा असर पड़ता है तो फिर इन्फेक्शन का क्या? वो बाहरी दुश्मन जो हमारी अच्छी से अच्छी आदतों के बावजूद हम पर हमला कर सकते हैं। ये रोगाणु या पैथोजेंस आखिर हैं क्या और काम कैसे करते हैं? रोगाणु यानी पैथोजेंस वो सूक्ष्म जीव हैं जो हमें बीमार करने की क्षमता रखते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह। अच्छा। ये सब परजीवी होते हैं। मतलब इन्हें जिंदा रहने और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे शरीर की जरूरत होती है। और ये बहुत स्मार्ट होते हैं। इन्हें हमारे शरीर के अंदर के माहौल में खुद को ढालना पड़ता है। जैसे जो कीटाणु हमारे पेट में हमला करते हैं उन्हें हमारे पेट के खतरनाक एसिड में जिंदा रहना सीखना पड़ता है। चलिए कुछ आम बीमारियों के उदाहरण देखते हैं जो स्रोतों में दिए गए हैं, जैसे कि टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये गंदे खाने या पानी के जरिए हमारी छोटी आंत में पहुंचता है और फिर वहां से खून के रास्ते शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण भी काफी आम हैं। लगातार तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना। इसमें टाइफॉइड मैरी का किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। स्रोतों में भी इसका जिक्र है। मैरी मेलोन नाम की एक महिला जो पेशे से बावर्ची थी। हाँ, और वो सालों तक टाइफॉइड की कैरियर बनी रही। मतलब बैक्टीरिया उनके शरीर में था लेकिन उन्हें खुद कोई खास लक्षण नहीं थे, पर वो खाना बनाने के जरिए अनजाने में कई सालों तक दूसरे लोगों में ये बीमारी फैलाती रही। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब वो खुद बीमार नहीं थी पर एक सुपर स्प्रेडर थी
और उन्हें इसका पता भी नहीं था। बिल्कुल ये तो हमें बताता है कि कोई इंसान स्वस्थ दिखते हुए भी कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स यानी बिना लक्षण वाले वाहकों की अहमियत समझाता है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक और आम बीमारी है निमोनिया। ये जुकाम से कैसे अलग है? दोनों ही सांस से जुड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। सामान्य जुकाम, जो ज्यादातर राइनोवायरस से होता है, वो हमारी नाक और गले मतलब ऊपरी श्वसन पथ को प्रभावित करता है। लेकिन निमोनिया, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जैसे बैक्टीरिया से हो सकता है, वो फेफड़ों पर सीधा हमला करता है। इसमें फेफड़ों की हवा की थैलियों, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और पानी या पस भर जाता है। मतलब सांस लेने की जगह पर पानी भर जाता है। आसान भाषा में कहें तो हाँ, सोचिए आपके फेफड़े हवा के लिए बने स्पंज हैं और उनमें पानी भरने लगे। जाहिर है, ऐसे सांस लेने में बहुत गंभीर दिक्कत होती है। और ये फैलता कैसे है? ये किसी बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकले ड्रॉपलेट्स से फैलता है। और एक बीमारी है जिससे इंसान सदियों से जूझ रहा है, मलेरिया। ये बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता? नहीं, मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के एक बहुत ही छोटे प्रोटोजुआ से होता है। इसकी कई किस्में हैं, लेकिन सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो जानलेवा भी हो सकता है। और आप कह रहे थे कि इसका लाइफ साइकिल बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प से भी ज्यादा, मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा है। वो कैसे? इसे अपनी जिंदगी का चक्र पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 मेजबानों की जरूरत पड़ती है, इंसान और मादा एनोफिलीज मच्छर। अच्छा। कहानी शुरू होती है जब एक संक्रमित मच्छर किसी इंसान को काटता है। मच्छर की लार के साथ हजारों प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड्स के रूप में हमारे खून में आ जाते हैं। और फिर ये सीधा हमला करते हैं? नहीं, पहले वो चुपचाप हमारे लिवर में जाके छुप जाते हैं और वहां अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये पहला फेज है। इसके बाद वो लिवर से निकलकर हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं। यहाँ वो अलैंगिक रूप से अपनी आबादी और बढ़ाते हैं और आखिरकार उन सेल्स को फाड़कर बाहर निकलते हैं। और इसी वजह से बीमार महसूस होता है? ठीक इसी वजह से। जब ये लाखों रेड ब्लड सेल्स एक साथ फटते हैं तो उनसे हीमोजॉइन नाम का एक जहरीला केमिकल निकलता है। अच्छा। इसी केमिकल की वजह से वो कंपकपी वाली ठंड लगती है और तेज बुखार आता है, जो हर 3-4 दिन में बार बार होता है। कमाल है। तो ये पैरासाइट इतना शातिर है कि उसे जिंदा रहने और फैलने के लिए इंसान और मच्छर दोनों की जरूरत पड़ती है। वो एक से दूसरे में कूदता रहता है। बिल्कुल। जब कोई दूसरा मच्छर उस बीमार इंसान को काटता है तो खून के साथ ये पैरासाइट मच्छर के पेट में चले जाते हैं। वहां उनका आगे का विकास होता है। वो फिर से स्पोरोजॉइट्स बनते हैं और मच्छर की लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, अगले इंसान को संक्रमित करने के लिए तैयार। तो मच्छर एक वेक्टर भी है? हाँ, वो सिर्फ एक मेजबान नहीं बल्कि एक वेक्टर यानी रोगवाहक भी है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम हर तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हवा में, पानी में, खाने में। तो फिर हम हर रोज हर पल बीमार क्यों नहीं पड़ते? जरूर हमारे शरीर के पास कोई बहुत ही शानदार डिफेंस सिस्टम होगा। शानदार से भी बढ़कर इसी डिफेंस सिस्टम को हम इम्यूनिटी कहते हैं और ये 2 लेवल पर काम करती है। सहज प्रतिरक्षा यानी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी? और उपार्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो पहले सहज यानी इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं। ये क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी हमारे शरीर का डिफॉल्ट सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वो दीवारें, ताले और गार्ड हैं जो जन्म से ही हमारे साथ आते हैं। ये किसी खास चोर या दुश्मन को नहीं पहचानते, बस हर अनजान को बाहर रखने की कोशिश करते हैं। इसके 4 लेवल के बैरियर या रुकावटें हैं, है ना? हाँ, 4 लेवल हैं। पहला है फिजिकल बैरियर यानी शारीरिक रुकावट। हमारी त्वचा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह हमारे शरीर का किला है जो ज्यादातर कीटाणुओं को अंदर आने ही नहीं देती। इसके अलावा हमारी सांस की नली और पेट में म्यूकस यानी बलगम की एक चिपचिपी परत होती है जो बाहर से आए कीटाणुओं को फंसा लेती है। ठीक है, ये तो हो गई दीवारें। दूसरा लेवल क्या है? दूसरा है फंक्शनल या केमिकल बैरियर। ये एक तरह का केमिकल हमला है, जैसे हमारे पेट में बनने वाला एसिड जो ज्यादातर बैक्टीरिया को गला देता है। हमारी आंखों के आंसू और मुंह की लार में भी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं। और तीसरा है सेलुलर बैरियर यानी हमारे फौजी सेल्स। हमारे खून में कुछ खास तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। इनका काम ही है गश्त लगाना और जैसे ही कोई बाहरी कीटाणु दिखे उसे पकड़कर खा जाना और नष्ट कर देना। और चौथा बैरियर बहुत ही स्मार्ट है। इसे साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। जब कोई वायरस हमारे किसी सेल पर कब्जा कर लेता है तो वो बेचारा सेल मरने से पहले इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन छोड़ता है।
अच्छा। ये प्रोटीन एक अलार्म सिग्नल की तरह काम करता है, जो आसपास के स्वस्थ सेल्स को आगाह कर देता है कि खतरा है, अपने दरवाजे बंद कर लो। इससे वायरस आगे नहीं फैल पाता। वाह, तो ये हमारे शरीर का पहला किला है, जिसमें दीवारें, केमिकल हथियार, सिपाही और अलार्म सिस्टम सब कुछ है। लेकिन क्या होता है जब कोई दुश्मन इन सबको पार करके अंदर आ जाता है? तब क्या होता है? तब हमारे डिफेंस सिस्टम का दूसरा और ज्यादा एडवांस्ड हिस्सा काम पर लगता है, उपार्जित यानी अक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक स्पेशलिस्ट फोर्स। हाँ बिल्कुल, ये हर दुश्मन को पहचानती है और उसके लिए खास हथियार बनाती है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी मतलब ये याद रखती है? हाँ, जब हमारा शरीर किसी दुश्मन का सामना पहली बार करता है तो वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, जो थोड़ा धीमा होता है। दुश्मन को समझने और हथियार बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो उस दुश्मन का एक फाइल बना लेता है। अब अगर वही दुश्मन सालों बाद दोबारा हमला करता है तो शरीर अपनी मेमोरी से तुरंत उसकी फाइल निकालता है और एक बहुत ही तेज और जबरदस्त सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। दुश्मन को पता चलने से पहले ही वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इस स्पेशल फोर्स के कमांडो कौन है? इसके दो मेन कमांडो हैं, जो खास तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। इन्हें आप बी सेल्स और टी सेल्स कह सकते हैं। अच्छा। बी सेल्स हथियार बनाने वाली फैक्ट्री हैं। ये प्रोटीन से बने हथियार बनाते हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और टी सेल्स क्या करते हैं? टी सेल्स खुद हथियार नहीं बनाते, लेकिन वो फील्ड कमांडर की तरह होते हैं। वो बी सेल्स को पहचान करने में और हथियार बनाने में मदद करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। ये एंटीबॉडीज असल में होती क्या है? क्या ये सब एक जैसी होती हैं? नहीं, ये वाई शेप के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं और शरीर के पास अलग अलग हथियारों का पूरा जखीरा है। कुछ एंटीबॉडीज जैसे आईजीए हमारे शरीर के एंट्री पॉइंट्स पर तैनात रहती हैं। जैसे नाक और मुंह में? हाँ, नाक और मुंह के अंदरूनी परत में। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह हैं। वहीं कुछ जैसे आईजीजी हमारे खून में गश्त लगाती हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो उसे खत्म किया जा सके। ये मेमोरी वाली बात, इसका मतलब तो ये हुआ कि वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का पूरा सिद्धांत इसी पर काम करता है। बिल्कुल सही पकड़ा। टीके में हम क्या करते हैं? हम उस बीमारी के मरे हुए या बहुत कमजोर कीटाणु को शरीर में डालते हैं, ताकि असली हमला ना हो। हाँ, ये असली हमला करने के काबिल नहीं होते, लेकिन इतने होते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें पहचान ले, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना सीख ले और सबसे जरूरी इनकी फाइल यानी मेमोरी सेल्स बनाकर रख ले, ताकि जब कभी असली ताकतवर दुश्मन हमला करे तो हमारी सेना पूरी तरह तैयार हो। इससे तो एक और आइडिया जुड़ा है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि आपका शरीर खुद हथियार बनाना सीखता है, या तो असली इन्फेक्शन से या टीके से। अच्छा। ये जिम जाकर बॉडी बनाने जैसा है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पर असर लंबा रहता है। और पैसिव इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी है जब आपको बना बनाया बॉडीगार्ड मिल जाए, मतलब आपको सीधे तैयार एंटीबॉडीज दी जाती हैं। ये तुरंत सुरक्षा देता है, पर यह बॉडीगार्ड हमेशा के लिए नहीं रहता, क्योंकि आपके शरीर ने उसे खुद नहीं बनाया। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण है माँ का दूध। जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक माँ के दूध में जो पीला गाढ़ा तरल आता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो आईजीए एंटीबॉडीज से भरपूर होता है। ये तैयार एंटीबॉडीज बच्चे को बाहरी इन्फेक्शन से बचाती हैं, जब तक कि बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम धीरे धीरे मजबूत ना हो जाए। ये प्रकृति का दिया हुआ पहला सुरक्षा कवच है। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है, स्वास्थ्य सिर्फ जिम जाने या सलाद खाने तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और गहरी चीज है। बिल्कुल। और हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल रक्षा प्रणाली से लैस है, जो पहले से मौजूद और सीखी हुई दोनों तरह के रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों के आखिर में एक बहुत ही विचार करने वाली बात कही गई है, जो आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी है। अच्छा, क्या? ऐसा देखा गया है कि खासकर बड़े शहरों में बच्चों को बहुत ज्यादा साफ सुथरे और प्रोटेक्टेड माहौल में रखने की वजह से लोगों में एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। मतलब ज्यादा साफ सफाई भी नुकसान कर सकती है? यही सवाल स्रोत भी उठाते हैं। इसे हाइजीन हाइपोथेसिस भी कहते हैं। थ्योरी ये है कि जब इम्यून सिस्टम को बचपन में धूल, मिट्टी और आम कीटाणुओं से लड़ने का मौका नहीं मिलता, तो वो ठीक से ट्रेन नहीं हो पाता। तो वो जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हाँ,
और उन चीज़ों पर भी हमला करने लगता है जो नुकसानदायक नहीं है, जैसे परागकण, और इसी से एलर्जी होती है। तो ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारी श्रोताओं को सोचना चाहिए। हाँ, सवाल ये है कि क्या एक पूरी तरह से कीटाणु मुक्त और सैनिटाइज दुनिया बनाने की हमारी कोशिश अनजाने में हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रही है? बचपन से एक मजबूत इम्यूनिटी बनाने के लिए साफ सफाई और बाहरी दुनिया के संपर्क के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए?